आज का हमारा लेक्चर जो है वो रेजिस्टिविटी से ही रिलेटेड है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ा था कि रेजिस्टिविटी जो है ये किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है और ये 1 क्यूबिक मटेरियल के अंदर, ये 1 क्यूबिक मीटर मटेरियल के अंदर जितनी रेजिस्टेंस पाई जाती है उसको हम उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी कहते हैं। अगर हम रेजिस्टिविटी की बात करें तो हमारे पास रेजिस्टिविटी का फार्मूला आता है रो इज़ इक्वल्स टू आर ए डिवाइडेड बाय एल। इसमें एक चीज़ याद रखें कि अक्सर कन्फ्यूजन ये होती है कि स्टूडेंट से ये पूछा जाता है कि रेजिस्टिविटी जो है ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, यानी कि इसकी डिपेंडेंस जो है ये क्या है। तो स्टूडेंट जो है वो इस फार्मूला को देख के ये बताते हैं जी रेजिस्टिविटी जो है ये एरिया पे डिपेंड करती है और लेंथ पे डिपेंड करती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। याद रखें कि ये किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ये उसकी डायमेंशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। रेजिस्टिविटी जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक ये डिपेंड करती है टाइप ऑफ मटेरियल पे और दूसरा ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि ये मटेरियल पे कैसे डिपेंड करती है कि फ़र्ज़ करें कि अगर हमारे पास आयरन की 1 क्यूबिक मीटर की बार है और अगर हमारे पास जो है वो आयरन के मुकाबले में सिल्वर की लेड से 1 क्यूबिक मीटर की बार है, तो क्या होगा कि इन दोनों की रेजिस्टेंस तो सेम होगी लेकिन इन दोनों की रेजिस्टिविटी जो है वो क्या पाई जाएगी, डिफरेंट, क्योंकि ये मटेरियल बाय मटेरियल चेंज होती है और रेजिस्टिविटी जो है ये उस मटेरियल की स्पेसिफिक नेचर पे और उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है कि वो मटेरियल जो है वो किस तरह का है। दूसरा ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अभी हम देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर कि रेजिस्टिविटी का जो है वो टेम्परेचर के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है या टेम्परेचर का रेजिस्टिविटी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास किसी भी मटेरियल की जो है वो एक बार है या कोई भी एक वायर है। लेट्स से इसकी कोई ना कोई स्पेसिफिक लेंथ है और इसका कोई ना कोई एरिया है। ये लेट्स से इसकी लेंथ एल के बराबर है और इसका एरिया किसके बराबर है, ए के। अब क्या होगा कि इसके अंदर से जो है वो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये फ़्लो कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो एरो की मदद से जो है वो यहाँ पे शो कर रहा हूँ। अब जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में एटम्स भी पाए जाते हैं जो कि इस लेटिस के अंदर या इस वायर के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। अब क्या होगा कि ये एटम्स जो हैं ये अपनी जगह पर रेस्ट की हालत में नहीं होते बल्कि ये अपनी मेन पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट कर रहे होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स की एटम्स के साथ कोलिजन की वजह से रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी इनकी आपस में कोलिजन ज़्यादा होगी उतनी ही रेजिस्टेंस जो है वो भी क्या होगी, ज़्यादा। ये वही चीज़ें हैं जो कि हमने सारी की सारी जो है वो पहले डिस्कस की हुई हैं कि जब आप किसी भी वायर को पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं किसी भी सोर्स ऑफ करंट की वजह से या बैटरी की वजह से सिंपली, तो क्या होगा कि उसके अंदर से करंट पास करेगा। करंट जो है वो पास करता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जब किसी भी रास्ते में पड़े हुए एटम्स के साथ कोलाइड करेंगे तो एटम्स के साथ कोलिजन की वजह से क्या होगा कि इनके दरमियान फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगी और वो रेजिस्टेंस जो है वो असल में इलेक्ट्रॉन्स के पाथ को रोकेगी। इलेक्ट्रॉन्स के फ़्लो को रोकने का मतलब ये है कि करंट के फ़्लो को रोका जाता है और करंट के फ़्लो को रोकने का क्या मतलब है कि रेजिस्टेंस में क्या होगा, इजाफा। अब हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। फ़र्ज़ करें कि हमने इसको किसी भी तरीके से हीट अप किया, यानी कि इसके टेम्परेचर के अंदर जो है वो हमने क्या किया, इजाफा। तो इस वायर के टेम्परेचर में जैसे ही इंक्रीज़ आएगा तो देखते हैं कि उससे रेजिस्टिविटी पे क्या असर पड़ता है। जैसे ही टेम्परेचर में इजाफा होगा, टेम्परेचर में इजाफा होने से क्या होगा कि इन एटम्स की जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है उसमें भी इजाफा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब किसी भी चीज़ को हीट अप किया जाता है तो उसके अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ जो है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। अब क्या होगा कि जब उनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा होगा तो इन इलेक्ट्रॉन्स का जो चांस ऑफ कोलिजन है वो भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है कि जब ये कम वाइब्रेट कर रहे थे तो कम इलेक्ट्रॉन इनके साथ टकरा रहे थे। जब ये ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे, इनका एरिया ऑफ वाइब्रेशन जब बढ़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉन जो पहले नहीं थे भी इनसे टकरा रहे, अब वो भी टकराना जो है वो शुरू हो जाएंगे और उनके टकराने से क्या होगा कि टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस जो है वो डेफिनेटली उसके अंदर इजाफा होगा,
क्योंकि जो कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स हैं उसके अंदर क्या हो जाएगा, इजाफा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई ऐसा कंडक्टर है, लेट्स से हम इसको ऐसे ड्रा कर लेते हैं, लेट्स से ये मेरे पास जो है वो एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर की लेंथ जो है ये L के बराबर है और इसका एरिया जो है ये A के बराबर है। ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये मूव कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये एटम्स के साथ कोलाइड कर रहे हैं। हम इसकी सिंपल सी जो है वो एक डायग्राम बना सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि हमने इसका टेम्परेचर जो है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड रखा हुआ है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो इसकी रेजिस्टेंस होगी वो किसके बराबर होगी, R0 के। फ़र्ज़ करें कि मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा के T डिग्री सेंटीग्रेड कर देता हूँ। T डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है कि 0 के अलावा कोई भी 1 2 3 4 मैंने इंक्रीज़ कर दिया। जैसे ही ये इंक्रीज़ होगा तो इसके ऊपर इसके जो रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर आ जाएगी, RT के। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे क्या होगा कि RT जो है ये डेफिनेटली ग्रेटर दैन होगी R0 से, क्योंकि RT है T डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रेजिस्टेंस, R0 है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रेजिस्टेंस। 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान कोलिजन जो है वो कम से कम होगी, और T डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान कोलिजन जो है वो क्या होगी, ज़्यादा। तो इसलिए RT जो है वो R0 से क्या होगा, ग्रेटर। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक टर्म आती है जिसको हम नाम देते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट का। टेम्परेचर कोएफिशिएंट को हम अल्फ़ा से शो करते हैं और इसका फार्मूला होता है RT माइनस R0 डिवाइडेड बाय R0 मल्टीप्लाइड बाय T। RT है रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेंटीग्रेड, R0 है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और T है इसके अंदर इंक्रीज़ इन टेम्परेचर के 0 से आपने उसका टेम्परेचर जो है वो कितना इंक्रीज़ किया। अब यहाँ पे जो है वो एक चीज़ नोट करें कि हमने अभी फार्मूला देखा था R इज़ इक्वल्स टू रो L डिवाइडेड बाय A। अब यहाँ पे ना तो हम लेंथ को चेंज कर रहे हैं ना ही एरिया को चेंज कर रहे हैं। अगर लेंथ और एरिया चेंज ना हो तो R किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रो के। तो इसका मतलब ये हुआ कि RT जो है ये रो T के बराबर होगा और R0 जो है ये रो नॉट के। तो हम यहाँ पे जहाँ पे R0 और RT आ रहा है वहाँ पे रो नॉट और रो T की वैल्यू को जो है वो पुट कर सकते हैं। तो यही टेम्परेचर कोएफिशिएंट का जो हमारे पास फार्मूला है ये रेजिस्टिविटी के केस में आ जाएगा। रेजिस्टिविटी है T यानी कि रो T माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाय रो नॉट मल्टीप्लाइड बाय T। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी भी कंडक्टर की लेंथ और उसके एरिया को चेंज नहीं करते तो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो उसकी रेजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब हम रेजिस्टेंस को जो है वो रेजिस्टिविटी के साथ चेंज कर सकते हैं। और आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर को हम बढ़ाते जाएंगे यानी कि रो T जो है ये रो नॉट से ग्रेटर होगा, तो जैसे ही रो नॉट रो T से ग्रेटर होगा तो ये वाला फैक्टर जो है ये पॉजिटिव होगा और आपके पास टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो है इसकी भी एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। जितने भी आपके पास मटेरियल्स हैं उन तमाम मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी और उन तमाम के टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज़ जो हैं वो आपको बुक के अंदर टेबल पे दी हुई हैं और सब की वैल्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। जैसे मैं यहाँ पे जो है वो कुछ मटेरियल्स की जो है वो वैल्यूज़ लिखने लगा हूँ। सिल्वर है, कॉपर है और इसके अलावा गोल्ड है। ये मतलब ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि कॉमनली यूज़ होते हैं। अगर हम इनकी रेजिस्टिविटीज़ की बात करें ओहम मीटर के अंदर, तो सिल्वर जो है इसकी रेजिस्टिविटी होती है 1.52 इंटू 10⁻⁻⁸। इसी तरह से अगर हम जो है बात करें कॉपर की, तो कॉपर की होती है 1.54 इंटू 10⁻⁻8 और गोल्ड की होती है 2.27 इंटू 10⁻⁻8। इसी तरह से इनकी जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट का यूनिट आपने याद रखना है वो होता है पर केल्विन, और ये वैल्यू जो है वो सिल्वर के लिए होगी 0.00380,
कॉपर के लिए जो है वो इसकी वैल्यू होती है 0.00390 और गोल्ड के लिए इसकी वैल्यू होती है 0.00340। मतलब ये आपको मैंने उस टेबल में से कुछ एग्जांपल बताई हैं जिससे आपको क्लियर हो रहा होगा कि जैसे जैसे आप मटेरियल को चेंज करते हैं वैसे वैसे उनकी रेजिस्टिविटीज़ और उनके टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स की जो वैल्यूज़ हैं वो भी क्या होती जाती हैं, चेंज होती जाती हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि जो आपका रेजिस्टिविटी है ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक उस स्पेसिफिक मटेरियल पे और दूसरा वो डिपेंड करती है उसके टेम्परेचर पे कि आपने उसको कितनी टेम्परेचर के ऊपर जो है वो रखा हुआ है। और यहाँ पे अगर आप टेबल में देखें तो आपको सिलिकॉन और जर्मेनियम, मतलब इनकी मैं जो है वो एग्जांपल दे रहा हूँ, इनके आपको जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स हैं वो नेगेटिव में नज़र आएंगे। जैसे जर्मेनियम का होता है -0.05 और सिलिकॉन का होता है -0.07। जितने भी आपके पास कंडक्टर्स हैं, ये आपके पास सारे के सारे जो हैं ये कंडक्टर्स हैं, इनका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव होता है। ये दोनों मटेरियल्स जो हैं ये सेमीकंडक्टर्स हैं, इनका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंडक्टर्स का टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है और सेमीकंडक्टर्स का टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है। किस वजह से? क्योंकि कंडक्टर्स को जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस में इजाफा होता है, लेकिन सिलिकॉन या जर्मेनियम यानी कि सेमीकंडक्टर्स जो हैं इनका जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस में कमी होगी। तो ये चूँकि अपोजिट बिहेवियर रखते हैं तो इसलिए हमारे पास जो फार्मूला होता है RT - R0 डिवाइडेड बाय R0 मल्टीप्लाइड बाय T, ये जो फार्मूला है हमारे पास, आप R भी लिख सकते हैं, रो भी लिख सकते हैं, दोनों के लिए जो है ये फार्मूला ठीक है। तो आप जो है वो इस फार्मूला को अगर गौर से देखें तो आप ये इस चीज़ को जो है वो समझ सकेंगे कि कंडक्टर्स का क्यों पॉजिटिव होता है और सेमीकंडक्टर्स का क्यों नेगेटिव। देखें, कंडक्टर्स के केस में जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस में इजाफा होगा, बड़े वाली वैल्यू में से छोटे वाली को माइनस करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। लेकिन सेमीकंडक्टर्स के केस में जब टेम्परेचर बढ़ाती हैं तो रेजिस्टेंस में कमी आती है, जब छोटी वैल्यू में से बड़ी को माइनस करेंगे तो उसका आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में। तो इस वजह से जो है वो ये डिफरेंस पाया जाता है। तो ये थी जी आपके पास रेजिस्टिविटी और उसकी डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर।